था ना? हाँ सर, शायद हाँ सर, करवा दिए थे। ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, अच्छा, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, ये तो मैंने करवाया था शायद। हाँ, ये चल रहा था अपना कैलकुलेशन ऑफ CFSE। हाँ ये है ना भाई? ओके। तो मैंने इसमें 2 क्वेश्चन आपसे इसके सॉल्व करवाए थे, आई थिंक ये दोनों, यही दोनों थे ना? ये क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किया था या नहीं अरिजीत? हाँ सर, किए थे। ओके ओके। तो आज की क्लास में ना हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कि इफेक्ट ऑफ चिलेशन ऑन स्टेबिलिटी, है ना? कि कहीं पे अगर मान लो सर कि हम लोग का IUPAC वाला थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ है। हाँ हाँ, ये पहले खत्म करके फिर IUPAC करवा दूंगा, ठीक है ना? ठीक। तो इफेक्ट ऑफ चिलेशन ऑन स्टेबिलिटी, पहले ये जो अभी चल रहा है ना, वो इससे रिलेटेड टॉपिक है, तो ये कंप्लीट करा देता हूँ। कंप्लीट होने के बाद आप मेरे को याद दिला दीजिएगा कि IUPAC थोड़ा सा बाकी है, ठीक है? ठीक है रंजीत भाई? हाँ सर। सर बोले स्क्रीन नहीं दिख रहा है। अच्छा, स्क्रीन हाँ नहीं दिख दिख रहा है, अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है। दिखने लगा, ओके। तो इफेक्ट ऑफ चिलेशन ऑन स्टेबिलिटी में क्या होता है कि जैसे मान लो कि कहीं पे निकेल है ना, तो निकेल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ये कंपाउंड बना हुआ था NiH2O का होल 6, और हम क्या कर रहे हैं ना, इस मोनोडेंटेट को रिप्लेस कर रहे हैं बाइडेंटेट से। तो एक बाइडेंटेट कितने मोनोडेंटेट को रिप्लेस कर रहा होगा? 2 मोनोडेंटेट को। एक बाइडेंटेट 2 मोनोडेंटेट को रिप्लेस करता है। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? नहीं है? तो इस कंपाउंड में टोटल कितने मोनोडेंटेट थे? टोटल 6 मोनोडेंटेट दिख रहे हैं आपको। और इन 6 मोनोडेंटेट को अगर मेरे को बाइडेंटेट से रिप्लेस करना है, तो कितने बाइडेंटेट लिगेंड का रिक्वायरमेंट होगा? 3 बाइडेंटेट लिगेंड का रिक्वायरमेंट होगा। कोई कंफ्यूजन? सिंपल सा लॉजिक समझिएगा। अगर कहीं पे चिलेशन हो रहा है ना, चिलेशन का मतलब था रिंग फॉर्मेशन। अब चिलेटिंग लिगेंड अपन किसको बोलते थे? जो मोनोडेंटेड ना रहे, है ना, जितने भी पॉलीडेंटेड लिगेंड रहे या बाइडेंटेड लिगेंड रहे, ऑल लिगेंड्स आर नोन एज चिलेटिंग लिगेंड। तो हम वही लॉजिक लगा रहे हैं कि भाई किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग तो हम ये बोलते हैं कि चिलेशन वाले का स्टेबिलिटी मोनोडेंटेड के रिस्पेक्ट में ज्यादा होता है। तो 6 मोनोडेंटेड लिगेंड है अपने हमारे पास, और अपन ने इन मोनोडेंटेड को रिप्लेस किया है बाइडेंटेड से। तो 6 मोनोडेंटेड को रिप्लेस करने के लिए हमें 3 बाइडेंटेड चाहिए होंगे। अब जब हम इसका कंपाउंड बनाएंगे ना, तो सपोज इथाइलिन डायमाइन था, इसने 6 वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल दिया होगा और 3 EN ऐसे कंबाइन हो गए होंगे। अब अपन ने जब थर्मोडायनामिक्स किया था ना, तो थर्मोडायनामिक्स में हमने एक टर्म पढ़ा था, गिब्स फ्री एनर्जी। और गिब्स फ्री एनर्जी क्या बताता है? फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन को, कि कोई भी अगर रिएक्शन फिजिबल है ना, दैट मींस द गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ दैट रिएक्शन विल बी नेगेटिव, है ना? ये फिजिबिलिटी का एक कंडीशन था। अब यहाँ पे हम वही लॉजिक अप्लाई करते हैं कि अगर इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव आएगा, देन हम क्या बोलेंगे? दिस रिएक्शन इज फिजिबल, है ना? और अगर नेगेटिव नहीं आया, देन हम क्या बोलेंगे? दिस रिएक्शन इज नॉट फिजिबल, ठीक है? तो इनिशियली इस कंपाउंड के आगे 1 लिखा हुआ, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, दैट मींस 1। इसके आगे कोएफिशिएंट क्या था? 3 थे। तो इनिशियली इसके पास 4 मॉलिक्यूल है रिएक्टेंट साइड में, बट अगर मैं प्रोडक्ट साइड की बात करूँ ना, तो एक ये प्रोडक्ट बना है और 6 वाटर मॉलिक्यूल है। तो टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं? 7 मॉलिक्यूल्स। अब अगर एक लॉजिक अगर आपको याद हो ना, कि एंट्रोपी ऑफ सिस्टम की अगर बात करें, तो एंट्रोपी किस पे डिपेंड करता है? जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कहीं पे बढ़ेंगे किसी भी सिस्टम में, है ना, एंट्रोपी क्या होगा? इंक्रीज करेगा, रैंडमनेस इंक्रीज करता है। तो इनिशियली द रिएक्टेंट साइड हैव 4 नंबर ऑफ सब्सटेंस, बट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट द नंबर ऑफ प्रोडक्ट इज 7, है ना? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ा है, दैट मींस हम क्या बोलेंगे? रैंडमनेस बढ़ रहा होगा। तो फॉर दिस रिएक्शन में एक पॉइंट ये बोल सकता हूँ कि डेल्टा एसिड विल बी पॉजिटिव। इसमें कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को? भाई किन्हीं का कोई कंफ्यूजन है कि डेल्टा एसिड पॉजिटिव फॉर दिस रिएक्शन, अगर मैं ये बोल दूं देन? अरिजीत? सर नहीं है। नहीं है। अब डेल्टा जी और डेल्टा एस का एक रिलेशन अपन ने पढ़ा था, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस का टी डेल्टा एस। अब डेल्टा एच क्या होता है? वो रिएक्शन कंडीशन पे डिपेंड करता है। सेम ही रिएक्शन चल रहा है तो टेम्परेचर का वैल्यू कौन अपन ने फिक्स कर दिया, कांस्टेंट रखा है। तो डेल्टा जी किस पे डिपेंड करेगा? डेल्टा एस पे। तो रिएक्टेंट का डेल्टा एस कम है,
प्रोडक्ट का डेल्टा एस हाइयर है, तो हम क्या बोलेंगे, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। कैसे निकालते थे डेल्टा एस? एस ऑफ प्रोडक्ट माइनस का एस ऑफ रिएक्टेंट, है ना। तो डेल्टा एस का वैल्यू ड्यूरिंग दिस रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है, दैट मींस नेगेटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है ना वो बढ़ रहा होगा, और जितना ज्यादा नेगेटिव बढ़ता जाएगा हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड में मोर स्टेबिलिटी आता है। तो कभी भी अगर चिलेटिंग टेंडेंसी को थर्मोडायनामिक्स से रिलेट कर देना और आपसे क्वेश्चन बना दे कि भाई ऐसा क्यों होता है, तो हम ऑलवेज चिलेटिंग स्टेबिलिटी को किसके थ्रू डील करते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी के थ्रू डील करते हैं। कोई कंफ्यूजन है भाई यहाँ पे? इस पॉइंट में किन्हीं का कोई कंफ्यूजन एक बार कंफर्म करिएगा। इस पॉइंट में किन्हीं का कोई कंफ्यूजन है? नहीं। आई थिंक ये कॉपी कर लिए होंगे आप लोग, ये हाँ वाला सर, पार्ट। कॉपी कर लिया। ओके, अब इसी बेसिस पे ना हम कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखना, अगर NiH2O का होल 6+2 रहे और NiEN का होल नहीं, सेकेंड पॉइंट की अगर बात करें, NiEN3 पॉजिटिव 2 चार्ज है ना, +2, और NiEDTA -2 है, तो चिलेशन स्टेबिलिटी रिंग फॉर्मेशन था। एक में इथाइलिन डायमाइड ने कितने रिंग बनाए? टोटल 3 रिंग बनाए, है ना। और EDTA में अपन ने नंबर ऑफ रिंग्स कितना देखा था? टोटल 6 रिंग बनते हैं, है ना, सॉरी 4 रिंग बनते थे, 2 5 मेंबर्ड रिंग एंड 2 6 मेंबर्ड रिंग, है ना। तो एज नंबर ऑफ रिंग्स इंक्रीजेस, हम क्या बोलेंगे, चिलेशन टेंडेंसी इंक्रीज हो रहा है, और चिलेशन टेंडेंसी इंक्रीज होने से क्रिस्टल का स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा। So in between these two complex na, NiEN3 whole twice and NiEDTA -2, NiEDTA is more stable than this one. Is it clear? अजीत भाई ये क्लियर है ना? तो ये लॉजिक किस पे डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ रिंग पे। दोनों ही चिलेटिंग लिगेंड है, EN भी चिलेटिंग है, EDTA भी चिलेटिंग है, बट जिसमें मोर नंबर ऑफ रिंग का फॉर्मेशन होगा अपन क्या बोलेंगे, वो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है। तो NiEDTA में 4 रिंग बन रहे थे, इसमें 3 रिंग बन रहा है ना। तो हाइयर इज द नंबर ऑफ रिंग, मोर विल बी द चिलेशन स्टेबिलिटी, सो द स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड इज मोर। क्लियर भाई? कोई कंफ्यूजन? अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपन डिस्कस करने वाले हैं, ये जेई मेंस और जेई एडवांस में हर साल आता है ना। और लॉजिक अगर आपको नहीं पता रहेगा तो आप गलत कर दोगे, है ना। मैंने इस पे ऑलरेडी 5 स्टार लगा दिया है, लॉजिक सीखना। एंड दिस कंसेप्ट इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ कोबाल्ट ओनली, एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इज +3। ओके, तो नेक्स्ट कंपाउंड का लॉजिक सीखना है अपने को। मैंने ये कॉम्प्लेक्स जब भी करी, हर साल जेई का ये हॉट टॉपिक है ना भाई, तो आना ही आना है, फिक्स क्वेश्चन है आना। और ये जो अपन थोड़ा सा वेरिएशन देख रहे हैं ना, वो ओनली इन केस ऑफ कोबाल्ट +3 दिखता है, कि अगर कोबाल्ट COEN3 का होल थ्राइस +3 दिख जाए और CONO2 का होल 6 -3 दिख जाए, तो अगर हम स्टेबिलिटी कंपेयर करें ना भाई, तो इथाइलिन डायमीन और NO2- में NO2- इज बेटर लिगेंड देन EN, है ना। हमने जो ऑर्डर लिखा था, उस ऑर्डर में EN और NO2 के ऑर्डर में ना, EN का स्ट्रेंथ NO2 के रिस्पेक्ट में कम था। सो अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट हम ये बोल सकते हैं कि ये मोर स्ट्रॉन्गर है, ये इसके रिस्पेक्ट में लेस स्ट्रॉन्गर है। तो हायर स्टेबिलिटी किसका होना चाहिए था? इस कॉम्प्लेक्स का होना चाहिए था। CONO2 का होल 6 -3 इज मोर स्टेबल विद रिस्पेक्ट टू COEN3 +3 होना चाहिए, बट EN इज अ चिलेटिंग लिगेंड एंड NO2 इज अ मोनोडेंटेड लिगेंड। सो यहाँ पे चिलेशन स्टेबिलिटी एब्सेंट है, इसमें चिलेशन स्टेबिलिटी कभी आ नहीं सकता है, और EN में चिलेशन स्टेबिलिटी आता है। अगर हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का ऑर्डर देखें ना, तो ऑर्डर अपना ये था, देखो, NH3 PY EN डाइपाई और NO2। तो ड्यू टू चिलेशन स्टेबिलिटी ना,
इस EN में और NO2 माइनस में EN का स्ट्रेंथ जो होता है वो हाइयर हो जाता है। तो मैंने नोट में एक पॉइंट लिख दिया कि ओनली फॉर कोबाल्ट केटाइन इन केस ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट chelating power of En dominates over NO2 minus and dipi। ये भाई क्लियर है? मतलब दूसरा कैटायन के साथ ये होगा नहीं? नहीं, दूसरे केटाइन के साथ नहीं होगा। जो भी पॉइंट है वो ओनली फॉर कोबाल्ट +3 के लिए एप्लीकेबल है। क्लियर? ठीक है सर, अब नोट करेंगे। हाँ, नोट करिए आराम से, टेंशन फ्री होके जितना स्टार लगाना है लगा लेना। यहाँ से आप जब PYQ सॉल्व करोगे ना, जेई एडवांस जेई मेंस में, जो क्वेश्चन आपके गलत हो जाए ना, उसके बाद नोट पलट के देखना, यही लॉजिक मिलेगा आपको, है ना। ये वाले कंसेप्ट जनरली आप मिस्टेक कर दोगे अगर डायरेक्टली रिलेट नहीं कर पाए तो। कॉपी करिए। कॉपी हो जाए तो बता दीजिएगा। हो गया। हो गया। पर नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, है ना। अब फिर से कोबाल्ट आया, तो कोबाल्ट के केस में एक और लॉजिक अपन वर्क करते हैं, है ना। कि अगर NH3 और C2H4 C2OH O4 होल थ्राइस की अगर बात करें, मीन्स ऑक्जिलेट एंड अमोनिया में अगर बात करते हैं, तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ना ये स्ट्रांग है, ये स्ट्रांग में नहीं आता है ना। हमने जो सीरीज लिखा है टोटल 7 स्ट्रांग लिगेंड का, उसमें ऑक्जिलेट नहीं आता है। बट ऑक्जिलेट इन केस ऑफ CO+3 ना अमोनिया से ज्यादा स्ट्रेंथ शो करेगा ड्यू टू चिलेंटिंग टेंडेंसी। ये मोनोडेंटेड लिगेंड था, ये बायोडेंटेड है और चिलेशन भी शो कर रहा है। तो ड्यू टू चिलेशन स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्जिलेट विल बी ग्रेटर देन अमोनिया। ये भी किसके लिए एप्लीकेबल है? ओनली फॉर कोबाल्ट। किसके लिए एप्लीकेबल है? ओनली फॉर कोबाल्ट। कोई कंफ्यूजन? ऑनलाइन बच्चे कुछ कंफ्यूजन है यहाँ पे? एक बार कंफर्म करिएगा। ऐसा नहीं है। नहीं। अब जितने भी लॉजिक अपन ने सीखा ना, इन्हीं के बेसिस पे पहला क्वेश्चन अपन ट्राई करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेंस 25 का, है ना। पहला क्वेश्चन है मेंस 25 का। ट्राई करिए, क्या होगा आंसर।
सर 3421। 3421। सबके आंसर यही है भाई, 3421। सर सेकंड वाले पे वो देखिए ना, चार्ज आप गलत नहीं लिखे। नहीं नहीं, बिल्कुल सही लिखा हुआ भाई। अमोनिया न्यूट्रल होता है ना। हाँ सर, भूल गए थे। जो बाहर चार्ज रखा है वही चार्ज मेटल पे आ जाएगा। क्लियर है जीत? हाँ सर। सर आंसर क्या है? आंसर देख लेते हैं भाई, आंसर सही लग रहा है आपका, है ना? आंसर इज 3421, करेक्ट है। अब सर ठीक है। नोट करेंगे, नोट नहीं किए थे। अच्छा, नोट नहीं किए थे, पहले सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, हो जाए तो बता दीजिएगा। सर आप नोट वाले पॉइंट एक बार देखिए ना, C2O4 ग्रेटर लेस देन NH3 क्यों लिखे थे? इस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में C2O4 जो होता है वो NH3 के पहले आता है, ठीक है। बट इसमें चिलेशन स्टेबिलिटी मिलेगा, इसलिए स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। सही लिखा हुआ है, ठीक है। हेलो। ठीक है सर। समझ में आया क्यों ऐसा लिखा हुआ है? हमने जो गलत लिखा है ना आंसर की ऐसा होना चाहिए था, तो ऐसा क्यों होना चाहिए था, इस रीजन से, है ना। हाँ ये गलत है इसलिए तो। हाँ, लेकिन ये डोमिनेट कर जाता है ना, चिलेशन के रीजन से। क्लियर है? क्लियर है? हाँ सर, हाँ सर। ओके। तो आई थिंक पहला क्वेश्चन आप लोगों ने ट्राई कर लिया है। देन सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, ये भी मेंस 25 का क्वेश्चन था, है ना। मैं आंसर को थोड़ा सा इरेज करता हूँ, है ना। इसमें ना क्वेश्चन ये पूछा कि अकॉर्डिंग टू डेल्टा ओ वैल्यू, हमें ये कंपेयर करना है कि इन चारों कंपाउंड में किसका डेल्टा ओ का वैल्यू हाईयर था, है ना। अकॉर्डिंग टू डेल्टा ओ हमें स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ डेल्टा ओ, जो मैंने लास्ट क्लास में एक फॉर्मूला लिखना आपको सिखाया था ना, उस फॉर्मूला के बेसिस पे आपको ये बताना है कि इन चार कॉम्प्लेक्स में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा था। अब अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं है ना, तो मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। ये वैरी सेंटर होता था, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग में दो ऊपर तीन नीचे रहते थे, है ना। तो ये वाला गैप नीचे माइनस का होता है, माइनस का 0.4, ऊपर प्लस का 0.6, है ना। इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे वो मल्टीप्लाई करना है इनटू डेल्टा ओ, है ना। तो माइनस का 0.4 नीचे आएगा, प्लस का 0.6 ऊपर जाएगा। अब उस लॉजिक के बेसिस पे आपको आंसर बताना है, उस लॉजिक के बेसिस पे आपको आंसर बताना है क्या होगा।
ट्राई करिए, आंसर आने के बाद बताइएगा क्या है आप लोगों का। आंसर सर ये आप बता दीजिए। ये मैं बता, ठीक है। चलिए, तो देखिएगा इसका लॉजिक क्या रहता है। अगर मैं एम एन की बात करूँ ना, तो एम एन पे चार्ज आ रहा है प्लस का 3, इसमें कोई कंफ्यूजन है आप लोगों का? हम्म, सुमित? नहीं है। नहीं है कंफ्यूजन, ओके। अब देखना, अरिजीत भाई कुछ कंफ्यूजन है यहाँ पे? अरिजीत कुछ कंफ्यूजन है भाई? सर एक देख बार रहे अरिजीत, रुके। एम एन पे +3 चार्ज में कुछ कंफ्यूजन है? एम एन +3 ये चार्ज बताओ पहले। हाँ Mn+3 हो रहा है। तो एम एन +3 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? D4। हाँ सर एम एन D4। साइनाइड कैसा लिगेंड होता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्या कराएंगे? 1 2 3 4 पेयरिंग वाला फंडा। कोई दिक्कत? कोई नहीं है दिक्कत? दिक्कत। नहीं है दिक्कत। तो इसमें हम क्या बोलेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे होंगे? चार। चारों इलेक्ट्रॉन कहाँ थे? T2G में दिख रहे होंगे आपको, है ना? तो इसके अकॉर्डिंग टू हमने क्या लिख दिया? माइनस का 0.4 × 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू डेल्टा ओ। यही रहेगा। कोई कंफ्यूजन है? नहीं है। ये जो लिखा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, क्योंकि ऊपर में कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं इजी में, तो हम प्लस का 0.6 वाला टर्म यूज नहीं करेंगे। सेकेंड वाले में साइनाइड इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड कोबाल्ट पे चार्ज प्लस का 2 यूनिट दिख रहा है। कोबाल्ट होता है 4s2 3d7, हो जाएगा 4s0 3d7, है ना? और 7 इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6, 6 से नीचे एक ऊपर। तो 6 कहाँ पे आएंगे? नीचे वाले में माइनस का 0.4 × 6, और एक ऊपर आ गया 0.6 × 1, तो ये है डेल्टा ओ। कोई कंफ्यूजन? इस वैल्यू में कोई कंफ्यूजन? अरजीत? तो नहीं है। सेम लॉजिक Fe+2, आयरन का कॉन्फ़िगरेशन होता है फोर एस सर जीरो अब हो थ्री जाएगा, बाकी हो जाएगा। अब बाकी हो जाएगा तो नोट डाउन कर लीजिए। और फिर हमें लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है ना, कि आंसर क्या होगा। लास्ट क्वेश्चन में लॉजिक बताइएगा कि आंसर क्या हो रहा है, ठीक है? ये भी मेंस 25 का क्वेश्चन है, तो ट्राई करिए। पहला कॉपी क्वेश्चन कॉपी करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करके बताना आंसर क्या होना चाहिए।
पहला क्वेश्चन कॉपी करिए, सेकंड का आंसर बताइए क्या होना चाहिए। लास्ट वाले का आंसर सर पिछले वाला क्वेश्चन में इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, मतलब जिसका नेगेटिव वैल्यू ज्यादा है वो पहले आएगा ना। मैग्नीट्यूड देखना है, मैग्नीट्यूड है ना, साइन नहीं देखना आपको। हम्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर।
लास्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका? सर ऑप्शन 4 आ रहा है। ऑप्शन 4 आ रहा है? ऑप्शन 4 आपका गलत आ गया भाई, है ना। ऑप्शन 1 आएगा। इन चारों में अगर मैं देखूं ना कि सबसे ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स क्या है, क्वेश्चन ये पूछा था, डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स अमंग दैट हैज हाईएस्ट सीएफएसई, है ना। कुछ कौन जिसमें स्प्लिटिंग एनर्जी हाइयर है, मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाला ही फंडा देखना सर है। सबसे स्ट्रांग होगा फर्स्ट वाला ही। तो सबसे स्ट्रॉन्ग फर्स्ट वाला है, तो उसी का देखना है अपने को, तो उसी का कॉन्फ़िगरेशन लिखना था। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। कोई दिक्कत है? नहीं है। नहीं है। नोट डाउन करिए इसको, फिर अपन नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं, है ना। तो नेक्स्ट पेज पे हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, इसको एक बार कॉपी कर लीजिए, देन अपन नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। भाई किन्हीं का कुछ कंफ्यूजन है लास्ट क्वेश्चन में? किन्हीं का कोई कंफ्यूजन लास्ट क्वेश्चन में? एक बार बोल दे भाई, हाँ या ना। चलिए ट्राई करिए, देन लास्ट क्वेश्चन नोट डाउन करिए, देन अपन नेक्स्ट पॉइंट। हो गया। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं अपन, नेक्स्ट कंसेप्ट पे। ओके, कुछ और कंपाउंड भी यहाँ पे हैं, स्पेशल टाइप के कंपाउंड जिनसे भी क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा, तो वो क्वेश्चन भी अपन यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, एंड आफ्टर दैट कलर वाले फंडे पे चलेंगे। तो आपसे ना एक कॉमन क्वेश्चन पूछता है कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स एंड सोडियम नाइट्रोक्लोराइड क्या होगा। तो इन दोनों कंपाउंड के ना स्ट्रक्चर भी हमें पता, मतलब फॉर्मूला कैसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन हमें पता होना चाहिए। अगर रिप्रेजेंटेशन पता नहीं रहेगा तो फिर हम इन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स जो होता है ना, वो FeH2O का होल 5NO SO4 है। ये है ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स। अब इस ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स में अगर मैं सल्फेट का चार्ज निकालूं तो ये -2, दैट इज दिस कंपाउंड कंटेन्स +2 चार्ज। अब ये जो +2 चार्ज आ रहा है ना, तो हमारे पास ये तो न्यूट्रल है। जो भी चार्ज आएगा वो Fe और NO के रिगार्डिंग आता है। अब NO जो होता है ना, NO को किसी कॉम्प्लेक्स में हम न्यूट्रल भी बोलते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे होते हैं जहाँ पे हम इसको पॉजिटिव लिगेंड की तरह कंसीडर करते हैं। तो हमें एक नोट में पॉइंट याद रखना पड़ेगा, समझिएगा इस फंडे को, क्या क्यों ऐसा होता है, इसका लॉजिक अभी आगे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कि इफ NO इज न्यूट्रल ना, दैट मीन्स इट इज 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। और जब NO प्लस लेके अपन चलेंगे ना कैटायन फॉर्म में, देन ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना। अभी ऐसा क्यों होता है, क्या लॉजिक है, समझिएगा इस फंडे को। तो मैंने नीचे नोट में पॉइंट में लिख दिया है। इस NO से NO का जो ट्रांसफर है ना, ये सपोर्ट करता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाले कंसेप्ट को, जो अपन ने केमिकल बॉन्डिंग में किया था। NO में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखोगे तो कितने हैं? 15, है ना। 15 में 8 गायब करते थे, बचा 6 7, तो 6 - 1/2, इसका बॉन्ड ऑर्डर अभी 2.5 था। और NO प्लस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 14, 14 से 8 माइनस करिए तो 6 बचा, 6 - 0/2, इसका 3 है ना। तो NO से NO+3 में पहले कन्वर्ट होता। अब ये जो NO है ना, ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो इसलिए मैंने ये लिखा कि जब ये न्यूट्रल है ना, तो न्यूट्रल ने पहले एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा, NO+ स्टेबल फॉर्म में पहुंच गया है NO से NO+, है ना। और देन अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है। तो न्यूट्रल NO विल गिव 3 इलेक्ट्रॉन, एंड NO अगर प्लस के फॉर्म में रहे ना, तो यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी हो सकता है। ये पॉइंट क्लियर है? सर नोट के पॉइंट को कॉपी करिए, है ना। आफ्टर दैट मैं लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ। अब हमारे पास दो चॉइस है NO रखने का, या तो NO को न्यूट्रल रखेंगे या NO को हम पॉजिटिव रखेंगे। तो जिस समय मैंने NO को न्यूट्रल रखा ना, इसके स्टेबिलिटी को कंपेयर कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ EN, है ना, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वाले लॉजिक से। तो अगर मैं EN निकालू ना, तो EN का फॉर्मूला क्या होता था? Z माइनस का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस का 2 × नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करते थे ना, कोऑर्डिनेशन नंबर, उसके लॉजिक के अकॉर्डिंग टू। तो आयरन का एटॉमिक नंबर 26, और जिस समय मैं इसको न्यूट्रल रखूंगा, ये -2,
तो कॉम्प्लेक्स पे प्लस का 2 चार्ज आया, प्लस 2 चार्ज कहाँ पे जाएगा, आयरन पे जाएगा, तो 26 माइनस का 2 हो गया। एनोड न्यूट्रल है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा, और H2O 2 इंटू 5 दैट इज ये 10 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो EN वैल्यू क्या आ रहा है, 37। EN वैल्यू क्या आया, 37। इफ NO विल एक्ट एज ए पॉजिटिव लिगेंड, देन इसमें चेंज क्या आएंगे, अगर ये पॉजिटिव है तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस का 1 है ना, तो 26 माइनस का 1, ये भी अब 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा और ये 10 दे रहा होगा, तो टोटल EN वैल्यू क्या आ गई, 37 आ गया। तो एक रीजन एंड असर्शन में क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे कि सोडियम नाइट्रोक्लोराइड रहे या फिर ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स की अपन बात करें, पहले ब्राउनिंग को डिस्कस कर रहे हैं अपन। इन केस ऑफ ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स, जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है वो नेचर ऑफ लिगेंड पे डिपेंड नहीं करता। आप क्या बोलोगे, करेक्ट स्टेटमेंट है। फॉर ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स EN वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ लिगेंड, है ना। एरोन को मैं न्यूट्रल भी लूंगा तब भी EN वही आ रहे हैं, पॉजिटिव लोगे तब भी EN का वैल्यू सेम आ रहा है। कुछ कंफ्यूजन है यहाँ, नहीं है। कॉपी करिए, इस पॉइंट तक कॉपी करिए, देन मैं इसके हाइब्रिडाइजेशन का लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ, है ना। कुछ तो फर्क पड़ना चाहिए था ना। तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि भाई दोनों सेम ही है ना। यही मैंने सिखाया ना आपको, NO पहले NO प्लस में कन्वर्ट होता है और देन ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो न्यूट्रल मतलब यहाँ से स्टार्ट किए जो 1 इलेक्ट्रॉन का इंटरचेंज यहाँ हो रहा है, इसलिए ये 3 बोलते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। और हाँ NO समझ प्लस गए। रहा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। समझ गए। तो इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा है। करिए कॉपी। सर हो गया नोट डाउन। ओके, अब अगर हम इनके हाइब्रिडाइजेशन की बात करें ना, कि हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा होना चाहिए, है ना। पॉजिटिव न्यूट्रल लेके चलेंगे NO को या फिर न्यूट्रल लेके चलेंगे। तो पहले वाले में ना जब हमने न्यूट्रल माना है तो Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस का 2 आया था, और जब अपन ने NO को पॉजिटिव लिगेंड की तरह एज्यूम किया है देन Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस का 1 आया। तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन 3d6 है, इसमें कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d6 है। एंड इन दोनों ही कंपाउंड में ना एक न्यूट्रल लिगेंड दिख रहा है, सॉरी 5 न्यूट्रल लिगेंड दिख रहे हैं, और NO जो होता था वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था, ठीक है। तो हमें क्या करना है, लॉजिक समझिएगा, ध्यान देना बहुत अच्छे से, कि अगर नेचर ऑफ लिगेंड कहीं पे दोनों अलग अलग दिखे ना, तो जिसका नंबर हाइयर रहेगा ना, नंबर इज डोमिनेटिंग ओवर स्ट्रेंथ, नंबर इज डोमिनेटिंग ओवर स्ट्रेंथ। तो हम इनका जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर निकालने हैं ना, वो किसके बेसिस पे निकालेंगे, वाटर के बेसिस पे निकालते हैं, ठीक है। तो ये D6 का कॉन्फ़िगरेशन करना है, 1 2 3 4 5 6 आया, यही है। तो इस कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग टू n का वैल्यू क्या आएगा, 4। अब ये बोलते ये 4 पॉसिबल नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि मेरे पास एक एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है कि ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू जो था वो 3.87 होता है। दिस इज एक्सपेरिमेंटल फैक्ट, है ना। इसका मतलब इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 3।
बट हमने जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा है उसमें प्लस का 4 आ रहा है। तो दूसरे फैक्ट को लेके चलते हैं, Fe+1। तो Fe+1 में क्या आ रहा है, कॉन्फ़िगरेशन इज 4s1 3d6। यहाँ पे भी मोर मोर नंबर ऑफ लिगेंड क्या है, वाटर, तो हमें वाटर के क्वांटिटी डिसाइड करना पड़ेगा, है ना। अब ये जो 4s में एक इलेक्ट्रॉन आया, 4s में इलेक्ट्रॉन आया है, मेरे को अगर हाइब्रिडाइजेशन करवाना है तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए मेरे को कितने ऑर्बिटल चाहिए, टोटल 3 ऑर्बिटल चाहिए होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन जब तक यहाँ से गायब नहीं होगा ना, रिमूव नहीं होगा, तब तक हम हाइब्रिडाइजेशन नहीं करवा पाएंगे। अब ये कंडीशन क्यों फिजिबल नहीं हुआ, क्योंकि म्यू के वैल्यू को सपोर्ट नहीं कर रहा था। अब इस इलेक्ट्रॉन को मूव कराने की हमारे पास दो चॉइस है, या तो मैं इसको यहाँ पे मूव करा दूं, इसमें किसी एक को पेयर करा दूं, या फिर यहाँ पे पेयरिंग कराते। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाइयर एनर्जी लेवल में है, जिस चेंज में, या हम ये बोल सकते हैं जिस ट्रांजिशन में मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा, क्रिस्टल विल बी मोर स्टेबल। तो पहले वाले का एनर्जी गैप कम है, यहाँ पे लेस एनर्जी का रिलीज हो रहा है, यहाँ पे मोर एनर्जी रिलीज हो रहा होगा, है ना। तो मोर एनर्जी रिलीज जो रहता है वो कंपाउंड के स्टेबिलिटी को फेवर कर रहा है। तो हम क्या कराते हैं, इस 4s वाले इलेक्ट्रॉन को ना कहाँ शिफ्ट करा देते हैं, 3d में शिफ्ट करा देते हैं, 3d के भी T2g ऑर्बिटल में शिफ्ट करा देते हैं, है ना। तो हम आंसर जो आएगा कि इन केस ऑफ ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, तो हम क्या बोलते हैं, +1। एंड सेकेंड क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि NO किस लिगेंड की तरह एक्ट करता है, तो आप क्या बोलेंगे, पॉजिटिव लिगेंड की तरह। और ये जो पॉजिटिव लिगेंड की तरह एक्ट करने की टेंडेंसी है ना, ये हम डिसाइड कर रहे हैं बाय द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इन सॉलिड स्टेट, है ना। ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स में NO पॉजिटिव लिगेंड की तरह एक्ट करता है, और ये नेचर हम जस्टिफाई कहाँ से करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू इन सॉलिड स्टेट। ये पॉइंट क्लियर है भाई सब लोगों का। अरजीत, इसमें कुछ कंफ्यूजन है? हाँ सर, क्लियर है। ओके। तो हमने इस इलेक्ट्रॉन को जम कराया कहाँ पे, यहाँ। अब इसके अकॉर्डिंग टू हमें सारा वैल्यू लिखना है। 6 ये खाली हो गया, sp3 sp3d2। 6 है तो ऑक्टाहेड्रल होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक। 3 अनपेयर्ड दिख रहे हैं तो 3.87। ये आउटर ऑर्बिटल है और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है ना। ये इस वैल्यू को सेटिस्फाई करता है। तो आराम से इसको कॉपी करिए आप, है ना। इस पॉइंट को कॉपी करिए, दोनों पॉइंट। अगर कुछ डाउट लग रहा है तो फिर से मेरे से पूछिए। इन पॉइंट्स को एक बार कॉपी करिए, और अगर आपको कहीं पर डाउट लग रहा है तो आप मेरे से फिर क्वेश्चन पूछिए, क्या। हो गया बातें? फिर हो रहा है अभी। ओके, हो जाएगा तो एक बार कंफर्म कर लीजिएगा।
हो गया सर हो गया। आपके? हाँ सर हो गया। चलिए अभी सेम लॉजिक ना हम सोडियम नाइट्रोक्लोराइड में भी यूज करते हैं। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का फॉर्मूला पहले पता होना चाहिए आपको, है ना? अगर पता नहीं रहेगा तो आंसर नहीं निकाल पाएंगे। तो ये Na2FeCN5NO होता है। अब पीछे जो ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स अपने लिखा था उसमें वाटर मैक्सिमम नंबर में प्रेजेंट थे, है ना? 5 वाटर थे। तो हमने जो भी कॉन्फ़िगरेशन लिखा था ना वो वीक फील्ड के अकॉर्डिंग टू लिखा था। बट यहाँ पे साइनाइड का नंबर हाइयर है तो हम साइनाइड के अकॉर्डिंग टू वेरिएशन करेंगे इलेक्ट्रॉन का फिलिंग ऑर्डर, और ये SFL है तो पेयरिंग होगा। अब फिर से वही कंडीशन ले लिया कि NO आइदर विल बी न्यूट्रल और पॉजिटिव, दो ही हो सकता है। तो जब आप न्यूट्रल लोगे देन हमें 3 इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, जब पॉजिटिव लोगे तो 2 काउंट कर। इन दोनों का EN वैल्यू क्या आया? 36 है। अब इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट अगर लिखते हैं तो यहाँ पे टोटल 5 थे, 1 2 3 4 5, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहा है। एंड अगर हम 3d6 लिखते हैं तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है ना? और इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू था वो 0 दिखा रहा था। तो ड्यू टू मैग्नेटिक 0 वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट म्यू एक्सपेरिमेंटल, ये स्ट्रक्चर तो फिजिबल होगा नहीं क्योंकि इसके अकॉर्डिंग टू म्यू का वैल्यू 1.73 आ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे? ये वाला करेक्ट है। और इस वाले लॉजिक के अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन क्या होने वाला? D2sp3 ऑक्टाहेड्रल डायामैग्नेटिक, म्यू का वैल्यू 0 है, ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स लो। तो हम एक फंडा ये बना देते हैं कि सोडियम नाइट्रोक्लोराइड जो होता है ना, इसमें NO जो होते हैं ये पॉजिटिव लिगेंड की तरह एक्ट कर रहे हैं। और ये डिसाइड कहाँ से होता है? सेम लॉजिक है ना? ये डिसाइड कहाँ से होता है? मैग्नेटिक मोमेंट इन केस ऑफ सॉलिड स्टेट। ये पॉइंट का सेम लॉजिक, जो लॉजिक अपन ने क्लियर है। ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स में एक्सप्लेन किया था, सेम लॉजिक नाइट्रोक्लोराइड है। अब वहां पे ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स में वाटर वीक फील्ड लिगेंड था, यहाँ पे CN है तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। कॉपी करिए इस पार्ट को। ये हो गया कॉपी। अरिजीत भाई, ये कॉपी हो गया ना भाई? सर नोट का पॉइंट बाकी है। ओके ओके। अब इसके बेसिस पे ना आपको इस कंपाउंड का ना EN वैल्यू बताना है क्या हो। जो मैंने दो लॉजिक सिखाया उस लॉजिक के बेसिस पे आपको इस कंपाउंड का EN वैल्यू बताना है क्या हो।
ये कंप्लीटेड, एक बार कंफर्म करिए भाई, ये कंप्लीट है ना? अब इसमें अगर ईएन वैल्यू निकालेंगे ना, तो मेनली गलती आप कहाँ पे मिस्टेक करोगे? एनओ के कैलकुलेशन में। एनओ न्यूट्रल है, क्योंकि बाहर कोई चार्ज नहीं दिख रहा है, तो एनओ के लिए हम 3 काउंट करेंगे। 3 × 2 ये 6 हो गया, है ना? तो ईएन वैल्यू ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज 36। कोई कंफ्यूजन भाई? अरिजीत, मेरा वॉइस क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। अरिजीत, ओके। then एक लास्ट क्वेश्चन रीजन असर्शन पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज फिजिबल, ऐसा कुछ पूछ लेगा। और फिजिबिलिटी में ना एनो रिएजेंट का यूज करेगा, लिगेंड का, है ना? अब देखो, CO5 में आपने 2 एनो ऐड किया है। एनो न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल कंडीशन में ये 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, मतलब हमने 6 इलेक्ट्रॉन ऐड किया है इसमें। तो 6 इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करोगे तो 6 इलेक्ट्रॉन निकलना भी चाहिए। तो हमें ये देखना है कि जो रिलीज हुआ प्रोडक्ट है ना, वो उसने कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए होंगे। तो ये 2 ही मोल रिलीज हो रहा है, डेट मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन। ये 3 मोल रिलीज हो रहे हैं, डेट मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन, है ना? तो हम क्या बोलेंगे? ये वाला रिएक्शन फिजिबल है, ये वाला रिएक्शन फिजिबल नहीं। कोई कंफ्यूजन है ना? फर्स्ट रिएक्शन इज इनकरेक्ट, while second reaction is correct। अरिजीत भाई, ये समझ में आया? हाँ सर, समझ गए। ओके, नोट डाउन करिए। हो जाए तो एक बार कंफर्म करिएगा, फिर अपन नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करेंगे। हाँ, हो गया। चलिए, देन नेक्स्ट हेडिंग है अपना कलर्ड इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, है ना? तो कलर इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की अगर बात करें, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स में जो कलर होता है ना, उसके 2-3 लॉजिक है। तो पहला लॉजिक बोलते हैं ड्यू टू डीडी ट्रांजिशन। अब इस डीडी ट्रांजिशन का मीनिंग क्या है? किसको डीडी ट्रांजिशन अपन बोलेंगे? ये लॉजिक हमें समझना पड़ेगा अच्छे से, है ना? तो डीडी ट्रांजिशन का मीनिंग ये होता है कि हमने जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात की ना, तो 2 अलग अलग डी थे। एक T2G था और एक EG था। अब दोनों का एनर्जी लेवल डिफरेंट है, तो इन एनर्जी लेवल में ना इलेक्ट्रॉन का जंप हो सकता है, ट्रांजिशन, है ना, एक से दूसरे में मूव करने की टेंडेंसी। तो अगर डी के और T2G के इलेक्ट्रॉन EG में मूव करे, या फिर EG के इलेक्ट्रॉन T2G में मूव करे, तो एनर्जी चेंज होगा। और इस एनर्जी चेंज में ना, अगर मान लो कि जो रिलीज एनर्जी का रेंज नो विजुअल रीजन में अगर आ जाता है, दैट मीन्स हम क्या बोलेंगे? वो कॉम्प्लेक्स कलर्ड होते हैं। तो एक फैक्ट्स निकाला गया डीजी ट्रांजिशन में, कि अगर किसी भी मेटल कैटायन का कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखते हैं, और उस मेटल कैटायन में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिखा, तो उस केस में क्या बोलते हैं? नो डीजी ट्रांजिशन होगा। मीन्स वो दैट कंपाउंड विल बी ऑलवेज कलरलेस। बट अगर D1 से D9 अगर कहीं पे रहे ना, तो ये कंपाउंड हमेशा कलर्ड होते हैं। और कलर्ड का लॉजिक क्या लगाते हैं? डीडी ट्रांजिशन एक्सेप्ट Fe(F6-3)। इस पे थोड़ा अच्छे से फोकस करना, क्योंकि जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इससे क्वेश्चन पूछने के चांस थोड़ा सा ज्यादा रहेंगे।
अब FeFC6 में कलर क्यों शो नहीं करता है, तो हम लॉजिक ये बोलते हैं कि ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ऑफ FeF6 इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी रिलीज हुआ ना, वो विजुअल रीजन में नहीं आ रहे थे। तो अगर एनर्जी रेंज विजुअल रीजन में नहीं है तो हम क्या बोलेंगे भाई, कलर ऑब्टेन नहीं होगा क्रिस्टल का। एक बार कॉपी करिए, लिखते लिखते कुछ डाउट अगर आता है तो आप मेरे से पूछ लीजिए। अरे ये तो कुछ कंफ्यूजन है भाई यहाँ पे। अरिजीत, नहीं है। कॉपी करिए इसको। और एक लास्ट पॉइंट और है कि Dn और D10-n कॉन्फ़िगरेशन रहे ना, तो इसका कलर सेम होता है। जैसे D1 से D9, D2 D8, D3 D7, इनमें कलर का जो फंडा है वो सेम रहेगा। इस पॉइंट पे फिर हो गया। तो पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, ये 4 कॉम्प्लेक्स गिवन है, इन कॉम्प्लेक्स में कितने कंपाउंड कलर है। तो कलर्ड कंपाउंड के लिए ना हमें अनप्योर्ड इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है। अगर किसी कॉन्फ़िगरेशन में अनप्योर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिखा, दैट मींस वो कलरलेस होता है। तो पहला कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है स्कैंडियम H2O का होल 6+3। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है ना। तो 21 का मतलब 4s2 3d1, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने थे, डी में 0 इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन 0। Zn+2 का कॉन्फ़िगरेशन 4s0 3d10, इसमें भी अनपेयर्ड नहीं है। CuCl3 में 4s0 3d6, इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखेंगे D6 में अगर कॉन्फ़िगरेशन करते हो आप, 1 2 3 4 5 एंड 6 है ना। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ये कलर्ड होगा। और CuCl में कॉपर+1 में है, दैट मीन्स ये 4s0 3d10, तो ये भी क्या होंगे, कलरलेस हो जाएंगे, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, ये 3 कंपाउंड कलरलेस है, एक कंपाउंड कलर्ड है। कॉपी करिए इस पॉइंट को। इस पॉइंट को कॉपी करिए। अरिजीत ये हाँ, हो हो गया गया। कॉपी में। ओके, अब देखना है सेकेंड क्वेश्चन कैसा पूछता है ना।
कि अगर कोई 3 कॉम्प्लेक्स दे दिया आपको और इसमें ऑब्जर्व्ड कलर भी लिख दिया है और आपसे एब्जॉर्ब्ड कलर पूछ ले, तो ऑब्जर्व्ड और एब्जॉर्ब्ड कलर का जो फटना है ना वो कंप्लीमेंट्री कलर पे बेस्ड होता है। कंप्लीमेंट्री कलर। तो जो 7 कलर है ना हमारे पास, VABGJGYOR है ना, विबजियोर जिसको बोलते हैं, उसको अपन ना टोटल 6 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। वायलेट और इंडिगो सेम ही शेड के कलर हैं, इसलिए हम इसको एक जगह रखते हैं, है ना। तो ये है VABGYOR। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स ना वायलेट और इंडिगो एब्जॉर्ब कर रहा है, दैट मीन्स वो येलो दिखेगा। या फिर वो येलो अगर एब्जॉर्ब कर रहा है ना, तो उस केस में क्या बोलते हैं, वो वायलेट या फिर इंडिगो दिखने वाला। रेड और ग्रीन आपस में कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। ऑरेंज और ब्लू आपस में कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। तो कोई भी अगर ये ऑब्जर्व कर रहा है तो ये दिखेगा, ये ऑब्जर्व करेगा तो ये दिखेगा। ये लॉजिक हमें लेके चल रहा है। तो सपोज अगर मान लो कि किसी कंपाउंड में ना ये बोल दे, मैंने एक एग्जांपल लिखा, पहला कॉम्प्लेक्स रेड ऑब्जर्व कर रहा है, सेकंड ने ब्लू किया, थर्ड ने ग्रीन किया, तो हमें ऑब्जर्व्ड कलर बता है। तो रेड अगर ऑब्जर्व्ड हो रहा है, इसका मतलब इसने क्या किया होगा भाई, ग्रीन एब्जॉर्ब किया होगा, तो एब्जॉर्ब कलर इज ग्रीन। देन ये ब्लू अगर ऑब्जर्व दिख आप रहा ये है, ब्लू होता केमिकल होगा। बॉन्डिंग में पढ़े थे ना? हाँ हाँ, बाकी ये केमिकल बॉन्डिंग में मैंने होमोलुमो पढ़ाया था ना, वही वाला हाँ लॉजिक सर। यहाँ पे भी काम करता है ना। तो जो होमोलुमो का लॉजिक था ना, वही वाला लॉजिक यहाँ पे भी काम करेगा। कोई कंफ्यूजन भाई? नहीं सर ना? नहीं है। नहीं है। अब देखिए इसमें इन तीनों में अगर हम एनर्जी ये कैसे रेट कहीं कहीं पे बोल दे भाई, कि लिगेंड अगर बोल दे ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, इनकी पावर को अगर कंपेयर करने के लिए बोल दे, तो स्ट्रेंथ वाइज अगर बात करें ना, तो यहाँ पे 3 लिगेंड दिख रहा होगा, EN H2O और Br। तो EN स्ट्रॉन्गर है, सबसे ज्यादा होगा। देन वाटर और ब्रोमीन में वाटर का स्ट्रेंथ थोड़ा ज्यादा होता है, ये ऑक्सीजन डोनर, ये हैलोजन डोनर। तो ऑक्सीजन डोनर का स्ट्रेंथ थोड़ा सा हाइयर है ना। अब जिसमें ज्यादा जितना बेटर लिगेंड रहेगा ना, उसका स्प्लिटिंग गैप जो है ना, वो ज्यादा दिखने वाला। तो मैं इन तीनों कॉम्प्लेक्स के रिस्पेक्ट में ना ये गैप बनाया हूँ। ये वाले कॉम्प्लेक्स के रिस्पेक्ट में, ये वाटर और ये Br के रिस्पेक्ट में, है ना। तो जिसका गैप ज्यादा है ना, वो क्या दिख रहा है भाई, जिसका गैप ज्यादा है उसने ग्रीन कलर एब्जॉर्ब किया है। जिसका गैप थोड़ा सा कम हुआ, उसने ऑरेंज एब्जॉर्ब किया। और जिसका गैप सबसे कम है, उसने रेड एब्जॉर्ब किया, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहता है ना, जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहता है, वो लेस वेवलेंथ वाले कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है। जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है वो लेस वेवलेंथ वाले कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो पहला पॉइंट अपने यही लिखा है कि SFL एब्जॉर्ब्स लेस वेवलेंथ कलर। जब भी अगर कहीं पे कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाए और कलर का फंडा अगर दिया रहा तो स्ट्रेंथ पूछेगा, है ना। तो हम लॉजिक क्या लगाएंगे, लॉजिक ये लगाने वाले हैं, फील्ड लिगेंड होते हैं वो लेस वेवलेंथ वाले कलर को एब्जॉर्ब सर करने आवाज नहीं आ रहा आपका। की, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं वो लेस वेवलेंथ वाले लिगेंड को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी शो करते हैं। अभी वॉइस आ रहा है ना भाई अरिजीत? हाँ सर अभी आ रहा है। चलिए अब इसको एक बार कॉपी कर लीजिए, है ना। देन हमें कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस करने इस कंसेप्ट पे।
हो जाए तो आप मुझे बताइएगा। आप लोग ने क्वेश्चन लिख लिया था? अरिजीत, ये हो गया था क्वेश्चन लिखा हुआ? हाँ सर, वो हो गए। ओके। देन ये नीचे वाले क्वेश्चन को भी एक बार कॉपी करना कि अगर मान लो 3 लिगेंड दिया हुआ है L1 L2 L3 और इसने एब्जॉर्ब किया है ग्रीन, ऑरेंज और रेड, तो हमें ये पूछा गया कि ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड क्या होगा। तो जो नोट का पॉइंट है ना, हम उसके अकॉर्डिंग तो चलेंगे कि जो स्ट्रॉन्गर लिगेंड है वो लेस वेवलेंथ वाले कलर को एब्जॉर्ब कर रहा होगा। तो ग्रीन, ऑरेंज और रेड में कम वेवलेंथ किसका दिख रहा होगा आपको? ग्रीन का। तो L1 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, देन L2 हो जाएगा, देन L3 हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? अरिजीत भाई, इसमें कुछ कंफ्यूजन है आपका? ऐसा नहीं है। कॉपी कर लीजिए तब। क्वेश्चन पूछा गया मेंस 25 में, है ना? करेक्ट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ एब्जॉर्ब। तो हम क्या किए, एनर्जी निकाल लेते हैं CFSC का वैल्यू। और एनर्जी जो होता है ना, वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, E इक्वल्स टू SC बाय लैम्डा, यही पढ़े थे ना? तो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो जिसका एनर्जी हाई होगा उसका वेवलेंथ लो होगा, जिसका वेवलेंथ लो होगा उस केस में हम एनर्जी हाई बोलेंगे। तो क्वेश्चन ये पूछे करेक्ट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ एब्जॉर्ब। मेरा वॉइस क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। ओके, सॉल्व करिए देन इसको, लास्ट क्वेश्चन। देन हम नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे अभी। ये कॉपी हो जाए तो अर्जी तो बता दे, तो लास्ट वाला पार्ट। हो गया। कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स है ना जिनमें हमें डी इलेक्ट्रॉन नहीं दिखता है, बट उनका भी नेचर कलर्ड होता है ना? जैसे MnO4- आ गया, तो MnO4- में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस का 7, और ये 4s0 3d0 हो गया, है ना? क्योंकि 4s0 3d5 होता है। तो जहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही नहीं दिखे उस कंपाउंड में तो कलर्ड नहीं आना चाहिए। तो मैंने लॉजिक यही लिखा है कि D0 कॉन्फ़िगरेशन और कलरलेस होते थे, ठीक है? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ DG ट्रांजिशन ये कंपाउंड कलरलेस होने चाहिए। बट यहाँ पे जो एबव कंपाउंड लिखा हुआ है ना, ये कलर्ड होते हैं। और इनके कलर का जो लॉजिक हम एक्सप्लेन करते हैं ना, उस लॉजिक को बोलते हैं चार्ज ट्रांसफर लॉजिक। क्या बोलते हैं? चार्ज ट्रांसफर लॉजिक, है ना? इनमें भी इस कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें ना, तो ये कलरलेस है। क्यों कलरलेस है? क्योंकि इनका रिलीज्ड एनर्जी जो होता है वो विजुअल रीजन के रेंज में नहीं आ पाता है। तो VO4-3 is colorless due to this logic, while the other compounds are colored, है ना? तो
इनका लॉजिक अगर हम अब कर दे तो इसके लिए लॉजिक क्या बोलते हैं, ये चार्ज ट्रांसफर के लॉजिक से, है ना, कलर्ड होते हैं। अब अगर मैंने यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर टर्म लिखा है तो इसका मीनिंग भी समझते हैं अपन कि होना क्या, चार्ज ट्रांसफर का मीनिंग क्या होता है। तो MnO4 में ऑक्सीजन इज अ वीक फील्ड लिगेंड। हमने MnO4 माइनस का स्ट्रक्चर बनाया है ना, यही स्ट्रक्चर दिख रहा होगा MnO4 माइनस का। अब इस स्ट्रक्चर के बेसिस पे ना अब इनके कलर की बात करते हैं कि भाई कलर कैसा दिखना चाहिए, लॉजिक समझते हैं। तो MnO4 माइनस में Mn पे +7 यूनिट का चार्ज है, जो कि बहुत हाइयर दिख रहा है, और सामने ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा। बट ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सो ये अपना इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहेगा, ये फिर से अपना इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करने की टेंडेंसी शो करेगा। तो हम ये बोलते हैं कि भाई इन दोनों बॉन्ड में ना बार बार ट्रांजिशन हो रहा है, ऑक्सीजन से Mn की तरफ, Mn से ऑक्सीजन की तरफ, एंड ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन कुछ एनर्जी रिलीज होगा, ट्रांजिशन में कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होते रहते हैं, है ना। तो ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी, इस कॉम्प्लेक्स का जो एनर्जी रेंज है ना, वो विजिबल रीजन में आ जाता है, और विजिबल रीजन में आने के रीजन से ये कंपाउंड कलर्ड हो जाते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन का इंटरचेंज हो रहा है ना, इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं चार्ज ट्रांसफर लिगेंड टू मेटल। चार्ज ट्रांसफर लिगेंड टू मेटल शॉर्ट फॉर्म में CTLM रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। एंड जहां पे भी चार्ज ट्रांसफर का कंसेप्ट आ जाए ना, उस केस में ऑलवेज हाइब्रिडाइजेशन विल बी D3S एंड ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल। इन केस ऑफ चार्ज ट्रांसफर कंसेप्ट, हाइब्रिडाइजेशन विल बी D3S। सर ये D3S हर एक में होता है? हाँ, हर एक में जहां चार्ज ट्रांसफर का लॉजिक आए, कलर्ड वाले में, है ना, हाइयर चार्ज डेंसिटी रहे, ऑलवेज D3S होगा, और इसका शेप जो होगा वो टेट्राहेड्रल होने वाला। तो ऊपर जो भी कंपाउंड लिखे रहे, MnO4 माइनस हो गया, CrO4-2 हो गया, Cr2O7-2 हो गया, CrO2Cl2, इसको क्रोमाइल क्लोराइड भी कहते हैं। इनका हाइब्रिडाइजेशन हमें क्या दिखता है, D3S दिखेगा। क्लियर है रिजीत भाई ये पॉइंट? हाँ सर। नोट डाउन करिए देन इसको। देन मैं हाइब्रिडाइजेशन का लॉजिक सिखा दूंगा, इनमें हाइब्रिडाइजेशन कैसे कर देखते हैं। अरिजीत ये हो जाए ना भाई तो कंफर्म करना, ठीक है। अरिजीत एक बार बोल तो हाँ या ना। सर नहीं हुआ, ये बहुत बड़ा ओके, है, लिखने में टाइम लग रहा है। ये हो जाए तो कंफर्म करना, ठीक है। ओके, नोट डाउन कर लीजिए, अगर हो जाए तो एक बार कंफर्म करिए।
सर नीचे एनर्जी गैप वाला फिर से बता दीजिए ना। हम पहले ये आपने ये स्ट्रक्चर लिख लिया ना? हाँ सर। ओके। अब एनर्जी गैप का लॉजिक मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझना है। हम ये बोलते हैं कि इसका D3S क्यों होता है? चार्ज ट्रांसफर लिगेंड टू मेटल लॉजिक, है ना? मतलब Mn+7 में 3D0 था, ड्यूरिंग चार्ज ट्रांसफर क्या होगा? Mn+7 से Mn+6 की तरफ जाता हुआ दिखेगा। अब यहाँ पे अगर देखोगे ना, नहीं है अभी, वेट कर लो थोड़ा सा। तो ये वीक फील्ड लिगेंड है। अब इस वीक फील्ड लिगेंड में ना ये वाला गैप ज्यादा होता था और ये गैप कम। तो ऑलवेज हाइब्रिडाइजेशन किस कंडीशन में होगा? जहां पे एनर्जी गैप क्या रहे, कम रहना चाहिए। तो या तो ये इससे हाइब्रिडाइज होने की टेंडेंसी शो करेगा या इससे होना चाहिए। बट ये गैप बहुत हाई है, मोर। ये वाला गैप लेस था। तो ऑलवेज यही रो ऑर्बिटल है ना, ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। अब मेरे को 4 बॉन्ड बनाने हैं, है ना? तो 1 2 3 और 1 4, ये 4 लिगेंड अपने को चाहिए होंगे 4 ऑर्बिटल में। तो ये 3 डी के आ रहे हैं, 1 एस के आ रहे होंगे, है ना? इसको बोल देते हैं अपन D3S। क्या बोलते हैं? D3S। अब आप मेरे से ये क्वेश्चन पूछोगे ये 3 ऊपर 2 नीचे क्यों आया? क्योंकि भाई कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग होगा। कैसा होगा? टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल में 3 ऊपर रहता था T2G, इजी नीचे रहता था, समझ गए। है ना? तो ये D3S है। क्लियर है भाई अरिजीत? हाँ सर क्लियर है। अब एक क्वेश्चन और पूछता है कि D3S में कौन कौन से डी ऑर्बिटल रहते हैं भाई? तो T2G वाले रहेंगे। T2G मतलब नॉन एक्सियल। तो DXY DYZ और DZX रहेगा। सेम टेट्राहेड्रल। मैग्नेटिक बिहेवियर डायमैग्नेटिक, म्यू का वैल्यू 0। क्यों ऐसा शो करता है? लॉजिक लिखा मिलेगा। CTLM, चार्ज ट्रांसफर लिगेंड टू मेटल। चार्ज ट्रांसफर लिगेंड टू मेटल। ये पॉइंट क्लियर है? ये पॉइंट हाँ सर क्लियर है? क्लियर है। चलिए कॉपी करिए देन इसको। सर हो गया। ओके। सेम लॉजिक सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के केस में भी होता है। Na2FeCN5NO। तो हमने लॉजिक क्या देखा था? NO क्या होता था? पॉजिटिव लिगेंड, है ना? और NO पॉजिटिव लिगेंड के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा, Iron+2 को दे रहा होगा, ये ले अपना इलेक्ट्रॉन। और Fe+2 ना, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी शो नहीं कर रहा होगा, क्योंकि मेटल जो होते हैं ना वो बेटर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं होती है ना। जो पहला इलेक्ट्रॉन है वो अगर ये जिसको देना चाहे तो ये Fe को दे सकता है। तो Fe और NO के बीच फिर से वही एनर्जी चेंजेस दिख रहा है, ट्रांजिशन। तो ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन ना, एनर्जी ट्रांजिशन, हम क्या बोलते हैं भाई कि अगर इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया होगा तो Fe+3। ये अगर दे देगा तो क्या बन जाएगा भाई? Fe+1। तो ऑलवेज यहाँ पे फंडा क्या लेके चलेंगे कि इन केस ऑफ सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, in case of sodium nitroprusside and in case of grounding complex, charge transfer from ligand to metal takes place, है ना? क्योंकि यहाँ पे भी अगर Fe+2 बनाओगे ना तो Fe+2 में क्या दिख रहा होगा आपको? 4s0 3d6। तो 3d6 मतलब तीनों इलेक्ट्रॉन कहाँ दिख रहे हैं आपको? नीचे ही दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें भी कोई भी डी ट्रांजिशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अलग डी इजी वाले T2G में या T2G वाले इजी में जाते हैं। बट ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम लिगेंड टू मेटल, इससे जो एनर्जी रिलीज हो रहा था ये एनर्जी कहाँ आ जाएगा? विजुअल रेंज में। और विजुअल रेंज में आने के रीजन से हम क्या बोलते हैं? ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स जो होता है ना, वो ब्राउनिश रेड होता है। मेरा वॉइस क्लियर है? या ब्राउन कलर का होता है, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड जो है वो ब्राउनिश रेड कलर का शो होता है। तो इन दोनों में भी अगर कलर का लॉजिक पूछता है आपसे कि ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स या सोडियम नाइट्रोक्लोराइड में कलर हम किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग से एक्सप्लेन करते हैं, तो आप आंसर क्या बोलोगे? चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम लिगेंड टू मेटल। ये पॉइंट क्लियर है अरिजीत? हाँ सर क्लियर है। नोट डाउन कर लीजिए मैम।
अजीत भाई, ये हो जाए तो बता दीजिएगा। सर Fe3+ और Fe2+ का जो स्टेबिलिटी चेक करता है, वो तो नॉर्मल एटॉमिक नंबर का जो कॉन्सेप्ट सीखे थे पेयरिंग वाला, उससे तो कर सकते हैं ना। हाफ फील्ड ऑर्बिटल ऐसे नहीं कर सकते? क्या बोल रहे थे अभिजीत, फिर से बोलिएगा। सर जब Fe3+ और Fe2+ का जो स्टेबिलिटी बताया है, हम्म। CFAC, अकॉर्डिंग टू CFAC, ये हम हाँ। लोग तो नॉर्मल जो केमिकल बॉन्डिंग में, मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो सीखे थे फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स में, वैसे भी तो बता सकते हैं। Fe+3 में हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो रहा है, और हम्म। Fe+2 में नहीं हो रहा है, इसलिए स्टेबिलिटी ज्यादा होता है Fe+3 वो का। एलिमेंट का हम स्टेबिलिटी बताएंगे, यहाँ जो क्रिस्टल है ना, क्रिस्टल में बॉन्ड कैसा बना है, हम उसके अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी की बात करेंगे ना। हेलो। हाँ तो सर। 3+3 मतलब 3d5, ये इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा क्योंकि पहले से स्टेबल है। तो यहाँ पे वो लॉजिक लगाओगे हाँ तो फिर गलत हो जाएगा ना। जो पहले से स्टेबल है वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेगा ना। हाँ सर। हाँ, तो इसलिए हम यहाँ पे क्रिस्टल में ना स्प्लिटिंग करने के बाद ही ये डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लॉजिक क्लियर है। हाँ सर, क्लियर है। देन कुछ एक और सर कंपाउंड। लास्ट वाला नोट कर रहे थे। अच्छा अच्छा, कर लीजिए, कर हो जाए तो फिर बता, मेरे को लगा हो गया है इसलिए मैं देख लिया। सर हो गया। नेक्स्ट है दो और कंपाउंड, इनसे भी क्वेश्चन जनरली आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे, है ना। इन दोनों का नाम ही दिया रहेगा क्वेश्चन में कि भाई प्रेशियन ब्लू का फॉर्मूला क्या होता है और टर्नबुल ब्लू का फॉर्मूला क्या होता है। तो कैसे अपन याद रखते हैं, समझना है। जो यहाँ पे नंबर लिखा रहे हैं ना, वो बाहर वाले आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। जो यहाँ पे नंबर लिखा रहे हैं वो बाहर वाले आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट। और जो टर्नबुल ब्लू में यहाँ 2 है ना, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होना चाहिए, प्लस का 2 होना चाहिए, है ना। तो ये 3 तो ऑक्सीडेशन स्टेट 3, ये 2 तो ऑक्सीडेशन स्टेट 2। अब ये Fe3 FeCN6 2 होता है, ये Fe4 FeCN6 3 होता है। तो इसमें अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं तो ये प्लस का 2 है और बाहर +3 है। तो फेरस से फेरिक हो जा रहा है, ये फेरस से फेरिक इधर ट्रांसफर हो रहा है। तो हम ये बोलते हैं भाई कि इन दीज टू कंपाउंड्स ना, प्रूशियन ब्लू एंड टर्नबुल ब्लू में जो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है ना, वो बिटवीन मेटल होता है। इससे पहले जो मैंने कलर वाला फंडा आपको समझाया, वो चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम लिगेंड टू मेटल था। बट आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि कौन से ऐसे कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे कलर चार्ज ट्रांसफर मेटल टू मेटल के रीजन से होता है। तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स है प्रूशियन ब्लू और टर्नबुल ब्लू, है ना। अब इन दोनों का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ता है, याद नहीं रहेगा तो फिर गड़बड़ हो। क्लियर है ये पॉइंट? ऑनलाइन बच्चे, ये पॉइंट क्लियर है? हाँ सर। इसको नोट डाउन कर लीजिए, है ना। देन दो टॉपिक और बच गया है, एक टॉपिक आज तो खत्म कर लेंगे अपना, हाइब्रिडाइजेशन। जॉन टेलर इफेक्ट थोड़ा सा बचा रह जाएगा, वो अपन सर फिर। आप जो आइडेंटिकल करके लिखे हैं वो एक बार फिर से बोल दीजिए ना। हाँ, हम ये बोलते हैं कि इन दोनों का जो कंपाउंड है ना, इन दोनों का रिप्रेजेंटेशन ये होता है। दोनों को हम सेम ही फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉमन फॉर्मूला ये होता है
बट एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन जो है ना वो अलग अलग है। इसको बोलेंगे पर्शियन ब्लू, इसको बोलेंगे टर्नबुल ब्लू। तो यहाँ 2 और 2 रहे तो टर्नबुल होता है, 3 3 पर्शियन ब्लू होता है। क्लियर? अरजीत भाई हाँ ये सर, क्लियर क्लियर है? है, क्लियर है। ओके। सर हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल, है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल की अगर बात करें तो एक्चुअल जो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल है ना वो हम डील करते हैं अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अपने सिलेबस में है नहीं, है ना। तो हम ना ये क्वेश्चन जेई मेंस 19 में पूछा गया है कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल इज एक्सप्लेन्ड बाय विच थ्योरी। तो आंसर होता है एमओटी, ऑप्शन वही दिया था, है। बट एमओटी अपने जेई के सिलेबस में है नहीं, तो हमें कुछ और लॉजिक से इसको समझना पड़ेगा। तो सेकेंड लॉजिक जो है ना, भले ही हम इसको एमओटी के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं बट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, है ना। तो वीबीटी के हेल्प से, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हेल्प से हम मेटल कार्बोनिल के हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करेंगे। एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन एमओटी से होता है। अब वीबीटी में हमने क्या पॉइंट देखा था कि अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहा तो पेयरिंग होता है, वीक रहे तो पेयरिंग नहीं होगा। तो NiCO4 अगर मेटल कार्बोनिल है, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 3D8 4s2। तो अपन ने 3D8 4s2 लिख दिया। बट CO इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो पेयरिंग करा देगा। 2 4 6 8 ये पेयरिंग हो गए। बट अभी 4s के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखे हुए हैं। अब टोटल नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, 4। 4 लिगेंड के लिए मेरे को 4 ऑर्बिटल चाहिए वैकेंट। बट हमारे पास ऑर्बिटल कितने दिख रहे हैं, 3 ही दिख रहे होंगे। तो ये तब पॉसिबल होगा जब हम इस इलेक्ट्रॉन को कहाँ मूव करा दे, इधर मूव करा दे। इस कंसेप्ट को बोलते हैं बैक पेयरिंग। क्या बोलते हैं भाई? बैक पेयरिंग। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए ना कि मेटल कार्बोनिल में किस टाइप का पेयरिंग होता है या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहाँ से कहाँ हो रहा है, कौन सा फेनोमेना हो रहा है, तो आप आंसर क्या बोलेंगे? बैक पेयरिंग फेनोमेना होता है। तो बैक पेयरिंग फेनोमेना के रीजन से 4s ऑर्बिटल फ्री हो गया, है ना। अब 4s का एक ऑर्बिटल और 4p के 3 ये फ्री हो गए, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp3। ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल, मैग्नेटिक बिहेवियर इज डायमैग्नेटिक, है ना। ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो करेगा और ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। अरिजीत भाई इसमें कोई कंफ्यूजन? अरिजीत, नहीं है। नोट डाउन करिए।
जीत ये हो गया कॉफी भाई। नहीं हुआ। ओके, हो जाए तो बता देना भाई। एक बार बैक पेयरिंग फिर से बता दीजिए। बैक पेयरिंग फिर से बता देता हूँ। देखिए, हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन कराने के लिए 4 लिगेंड है, तो 4 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। अब ये और ये तो आपस में करनी नहीं कर पाएंगे, ओवरलैपिंग है ना, क्योंकि बीच में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। हमारे पास दो चॉइस है, या तो इस इलेक्ट्रॉन को इधर मूव कराइए या फिर इधर मूव कराइए। अब ये इधर जा नहीं सकता क्योंकि एनर्जी ज्यादा है। अब ये इधर मूव कर सकता है क्योंकि यहाँ पे थर्ड सेल में जा रहा है ना। तो हम ये पीछे वैकेंट ऑर्बिटल में इन दोनों इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करा देते हैं। इसी कंसेप्ट को बोलते हैं बैक पेयरिंग। क्लियर है अरिजीत? हाँ सर, समझ गए। तो मेटल कार्बोनिल का एक्सप्लेनेशन ऐसे होता है एमओटी से। हम बता रहे हैं वीबीटी का फंडा थोड़ा सा, है ना। और एक टर्म अगर लिखा मिले ना बैक पेयरिंग, तो आप क्या बोलोगे? बैक पेयरिंग इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल। क्लियर? तो जितने भी हाँ मेटल सर, क्लियर है। कार्बोनिल में जहाँ पे D8 और S2 वाला कॉन्फ़िगरेशन बन जाए, या D9 और S1 वाला कॉन्फ़िगरेशन बन जाए, उन सबका आंसर सेम होगा। क्लियर भाई? अरिजीत? हाँ सर, समझ गए। मतलब ओके। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 10 रह जाए तो ऐसा होता है। हाँ, समझिए देखा। कॉपी कर लीजिए। सर हो गया। हो गया। अब ना हम कोऑर्डिनेशन नंबर 5 वाले कंपाउंड की बात करते हैं, है ना। हमने 4 और 6 जो भी थे ना, सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 वाले में ना हमारे पास दो टाइप का ज्योमेट्री था, है ना। इन कोऑर्डिनेशन नंबर 5 या तो ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होना चाहिए, या फिर एक स्क्वायर पिरामिडल वाला फंडा पर लेके चलते थे ना। स्क्वायर पिरामिडल मतलब 4 बॉन्ड ऐसे बनेंगे, और टीबीपी मतलब ये वाला फंडा लगेगा। तो मेटल में अगर FeCO5 की अगर बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 दिख रहा होगा।
अब कोऑर्डिनेशन नंबर 5 वाले में हम कैसे इनका हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन करते हैं, इसका लॉजिक समझना है। तो FeCO5 में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, दैट मीन्स वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 4s2 3d6। तो मैंने इनमें इलेक्ट्रॉन को अरेंज करवाया ऐसे, CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था, बैक पेयरिंग भी करवा दिया, है ना। अब बैक पेयरिंग के बाद भी एक डी का ऑर्बिटल फ्री रह जाता है, तो हमें 5 ऑर्बिटल चाहिए होंगे, तो एक डी, एक एस और 3 पी यहाँ पे इनका रिक्वायरमेंट पड़ेगा, तो DsP3 हो जाता है ना। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है आपसे कि आयरन कार्बोनिल दैट इज FeCO5 में हाइब्रिडाइजेशन क्या होंगे, आंसर क्या बोलेंगे अपन, DsP3। और एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ आयरन कार्बोनिल FeCO5 which d orbital participates, तो आंसर विल बी dz²। तो जहां पे dz² वाला फंडा अपन लेके चलेंगे ना, ऑलवेज ज्योमेट्री होगा क्या, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये डायामैग्नेटिक इन नेचर है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहे होंगे, म्यू का वैल्यू 0। और 3d6 वाले कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या बोलते थे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते थे। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? नहीं है सर। वो दूर करिए इसको। फिर पहले नोट डाउन हो गया। सेकेंड है CuCl5-3। अब इसमें अगर देखेंगे ना, तो कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +2, कॉपर +2 में 3d9 4s0 है ना। ये 3d9 4s0। अब यहाँ पे हम अगर कहीं पे ये वाला डी ऑर्बिटल तो ले नहीं सकते, आगे तो मूव नहीं करेगा, हमें 5 ही ऑर्बिटल चाहिए। इस कंडीशन में हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन होगा दैट विल बी sp3d। और यहाँ पे भी dz² पार्टिसिपेट करता है। इफ dz² इज पार्टिसिपेट्स इन हाइब्रिडाइजेशन ना, देन ज्योमेट्री विल बी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, है ना। नेचर क्या होगा, पैरामैग्नेटिक, और म्यू का वैल्यू 1.7। बट अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स की बात करूं NiCN5, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इन दोनों में पेयरिंग करवा रहे हैं अपन, है ना। और यहाँ हाइब्रिडाइजेशन DsP3 होगा। क्या है, DsP3 है। बट जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने वाला डी ऑर्बिटल है ना, वो dx²y² हो जाता है। तो ये हमें थोड़ा सा याद ही रखना पड़ेगा कि dx²y² पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन ना, देन शेप विल बी स्क्वायर पिरामिडल इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 5। और अगर dz² पार्टिसिपेट करता है, देन ज्योमेट्री विल बी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अरिजीत, ये क्लियर है भाई? हाँ सर, समझ गया। ओके, नोट डाउन करिए, है ना। ये नोट डाउन करिए। इसके बाद ये पेज आज का लास्ट पॉइंट है ना। इसके आगे अपन सैटरडे के क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो थोड़ा सा टॉपिक इसका बच गया है, ½ अभी और लगेंगे, है ना। और IUPAC भी हमें कंप्लीट करना है, तो 1 घंटा लेके चलते हैं। सैटरडे का 1 आवर्स जो है ना, वो हम कोऑर्डिनेशन को कंप्लीट कर लेंगे। एंड जो नेक्स्ट टाइम मिलेगा उसमें D&F ब्लॉक अपन स्टार्ट कर देंगे, है ना। छोटा सा टॉपिक है, बट इनका भी वेटेज बहुत ज्यादा है जेई मेंस में, है ना। तो हम इसको भी थोड़ा सा पढ़ेंगे।
तो सैटरडे संडे इस वीकेंड पे हम लोग डी एंड एफ खत्म कर लेंगे। एक वीक का और टाइम मिलेगा अपने पास, है ना, 25 तक सिलेबस कंप्लीट करने हैं। तो नेक्स्ट वीक में जो रहेगा ना, उसमें हम मेटलर्जी और इन्वायरमेंटल के क्वेश्चन अपन डिस्कस कर लेंगे। मेटलर्जी के कुछ थ्योरेटिकल पार्ट मेरे को एक्सप्लेन करने हैं। ये मेंस के सिलेबस में नहीं है मेटलर्जी, है ना, ओनली फॉर एडवांस अपने को पढ़ना है। और इन्वायरमेंटल से हर साल मेंस में ना हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके कुछ टर्मिनोलॉजी वगैरह है, वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, और इसके क्वेश्चन अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है अरिजीत, पहले इसको कॉपी। पार्टिसिपेशन ऑफ डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल ये समझा दीजिए। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये था ना भाई ऐसा, तो ये अगर करोगे तो बेस शेप कैसा बनेगा, स्क्वायर ना, इसलिए स्क्वायर पिरामिडल हो गया। क्लियर है। मतलब इधर पे पार्टिसिपेट कर रहा है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये कैसे समझे? ये कैसे समझ में आया, ये हमें कॉम्प्लेक्स में थोड़ा सा याद रखना पड़ता है। ठीक है। हाँ हेलो, तब समझ, आपसे क्वेश्चन तब ये वो अलग पूछा बात है। जाएगा कि अगर ये रहेगा, ये पार्टिसिपेट कर रहा है तो शेप क्या होगा, ये पार्टिसिपेट कर रहा है तो शेप कैसा होगा, है ना। आपसे ये देखिए अगर पूछेगा ना तो आपको याद ही करना पड़ेगा, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। आपसे रिवर्स क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछेगा, रिवर्स क्वेश्चन। ठीक है भाई अरिजीत। हाँ सर समझ गए। ओके। सर आप आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो आज का लास्ट पॉइंट है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ NiGlY2, है ना। बाइडेंटर लिगेंड अगर आ जाए कहीं पे, DMG हो गया, ये NiCl2NH3 का ऑल्टर्स आ गया। तो इन सबका अगर हाइब्रिडाइजेशन देखे ना, तो भाई ये निकेल कहाँ का मेंबर, 3D, है ना, फर्स्ट ट्रांजिशन रीच। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर दिख रहा है अपने को, है ना, जहाँ पे अगर वीक और स्ट्रॉन्ग का नंबर इक्वल रहे ना, उसमें स्ट्रॉन्ग को ही प्रायोरिटी देते हैं। तो सब में, इन सब में स्प्लिटिंग कैसा होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो स्प्लिटिंग कैसा होता था, स्क्वायर प्लेनर होता था, है ना। तो हमने 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया, 2 1 1 1 में। अब इसमें D8 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेरे को अरेंज करना है, तो ये 2 4 6 और 8 हो गया। तो D8 का मतलब इसका D, इसका S और इसका P2, कोई इलेक्ट्रॉन तो अनपेयर्ड है नहीं। हाइब्रिडाइजेशन विल बी DsP2, शेप विल बी स्क्वायर प्लेनर, नेचर इज डायामैग्नेटिक, है ना, म्यू का वैल्यू 0, और ये लो या हाई स्पिन है, तो हम क्या बोलेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, और ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। तो इन सब केस का ना आंसर यही होगा। रजित भाई ये पॉइंट क्लियर है। सर। चलिए, तो इसको एक बार कॉपी कर लीजिएगा, है ना, इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिए, लीव कर जाए। लीव कर जाइए, चलिए मिलते हैं इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।